आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन। तो आज यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, क्योंकि कई बार लगता है लोगों को कि यार यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन एक रूटीन टेस्ट ही तो है, मतलब इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता है बहुत अच्छे से करने में। लेकिन क्या है कि अगर से हम लोग इसको बहुत अच्छे से करें तो इसमें हमको बहुत सारे चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है बॉडी के। जैसे कि हम लोग पता लगा सकते हैं किसी को डायबिटीज़ है कि नहीं है, किसी की किडनी कैसे काम कर रही है या फिर उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। तो जब हम लोग कोई भी जब पढ़ता है यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन तो उसको बेसिक बेसिक थ्योरी के तौर पे पढ़ करके फिर थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ के उसको खत्म कर देता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बेसिक से मतलब स्टार्टिंग से लेकर के हर एक टेस्ट के जितने भी यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के टेस्ट होते हैं उन सबके प्रिंसिपल या फिर उनकी प्रोसीजर क्या होती है, कौन कौन से रिएजेंट वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में कैसी अप्रोच हो सकती है पढ़ने की। ठीक है, तो हम लोग आज बेसिक से लेकर के एडवांस पूरे प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो भी लैब से रिलेटेड लोग हैं, जो लैब में काम करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिससे कि उनको एक बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा कि यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब जैसे हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूरिन सोगर करने के लिए कौन से रीजेंट का उपयोग किया जाता है, या फिर वो प्रोसीजर क्या होती है, या फिर हम लोग वो जो रिएक्शन होती है कॉपर आयंस के और ऑक्सीडाइज हमारी शुगर के बीच में, तो वो क्या रिएक्शन होती है, या फिर जो प्रोटीन टेस्ट होता है उसके लिए कौन सा रीजेंट यूज़ किया जाता है, या फिर जो प्रोटीन डी नेचर होता है वो एसिड से कैसे होता है, या फिर हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड क्या कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो इस टाइप से हम लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं केमिकल एग्जामिनेशन से। तो अगर हमने केमिकल एग्जामिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ लिया तो हमको क्या है कि बहुत अच्छे से एमसीक्यू बन जाएंगे, और हम लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, चाहे वो हमारे थ्योरी एग्जाम की बात करें या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो उन सब के लिए बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। और जो लोग लैब में काम करते हैं तो उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के से भी हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच से हम लोग सब टाइप के यूरिन एग्जामिनेशन के जो हमारे केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अब देखो केमिकल एग्जामिनेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लगभग आज की क्लास में हम लोग 10 से 12 टाइप के केमिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। कुछ हम लोग नए टेस्ट के केमिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे और अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास कई मेथड्स हैं यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। एक तो हमारी है यूरिन स्ट्रिप मेथड, जिसमें कि हम लोग स्ट्रिप को डायरेक्ट यूज़ करके हम लोग बता देते हैं कि कितना कौन सा केमिकल मौजूद है यूरिन में। और दूसरा हमारा होता है कि मैनुअल मेथड, मतलब अलग अलग रिएजेंट्स का यूज़ करके उसमें यूरिन को मिला करके और हम लोग पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कितना मात्रा में वो केमिकल यूरिन में मौजूद है। तीसरी हमारी होती है ऑटोमेटिक मेथड, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक मेथड, जिसमें हमारे पास जैसे हम सीबीसी टेस्ट करते हैं तो सीबीसी टेस्ट में क्या होता है कि जो ब्लड में मौजूद सेल्स हैं वो मशीन हमको बता देती है काउंट करके। सीबीसी मैनुअल भी किया जा सकता है और फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से भी किया जा सकता है। वैसे ही जो यूरिन जो टेस्ट होते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी हम लोग यहाँ पता लगा सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, टाइम खराब ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के पहले हमको यूरिन के कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमको यूरिन के नॉर्मल कंपोजिशन के बारे में पता रहेगा तो हम आसानी से उसके एबनॉर्मल कंपोजिशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो नॉर्मल यूरिन कंपोजिशन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला तो एक होता है वाटर पार्ट जो कि पानी रहता है लगभग 95%, ठीक है, और दूसरा रहता है सॉलिड पार्ट जो कि उसमें सॉल्यूबल चीज़ें रहती हैं। तो यूरिन का जो सॉलिड पार्ट है वो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो किडनी ने उसको फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से वाटर के साथ मिला करके उसको बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा पार्ट हो गया 95% जो हमारा होता है वाटर होता है। ठीक है, 95% हमारा वाटर होता है जो कि यूरिन का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट है, और इसी में जो घुले हुए हमारे बेस्ट सब्सटेंस रहते हैं जो कि हमारे 5% रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया हमारा 5% बेस्ट सब्सटेंस जो कि हमारे इसी ठोस पदार्थ हैं जो कि हमारे इसमें 95% वाटर में घुले हुए हैं। अब जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो भी दो टाइप के हमारे होते हैं। एक होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी जब हमारी नॉर्मल काम करती है तो उससे वो निकलते हैं, और दूसरे हमारा होते हैं आयंस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं, जो कि जो वाटर का बैलेंस हमारा बना करके रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बात कर लेते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस के दो टाइप की। पहले हमारा हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे तीन टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलते हैं। एक होता है यूरिया। यूरिया क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से हमको मिलता है। ठीक है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो हमारी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, हमारी लीवर करता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म।
तो लीवर में जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो वहाँ हमारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यूरिया हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है ना, उतना ज़रूरत है नहीं है, तो वो यूरिन के माध्यम से जो एक्स्ट्रा यूरिया बनता है वो हमारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग नाइट्रोजीनस वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड्स में पाया जाता है यूरिया में। देन हमारा दूसरा होता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड क्या होता है, जो हमारे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में क्या है कि एक टाइप की जो हमारे जेनेटिक मटेरियल का जो म्यूटेशन हमारे यहाँ पे होते हैं, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमको यहाँ पे यूरिक एसिड मिलता है, और वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर से यूरिक एसिड धोखे से ज़्यादा अगर डिपॉजिट होने लगे बॉडी में तो फिर हमको गाउट, मतलब हाथ पैर में जो भी, या फिर जो भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, वहाँ पे हमको दर्द देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तीसरा हमारा होता है क्रेटिनिन। जब हमारी जो मसल्स वगैरह है, तो वहाँ पे जब हमारा मेटाबॉलिज्म बनता है, मतलब मसल्स वगैरह टूटती हैं हमारी, तब हमारा क्रेटिनिन क्या होता है, रिलीज होता है, वो ब्लड में रिलीज होता है। और जो एक्स्ट्रा क्रेटिनिन हमारी बॉडी में होता है वो हमारे किडनी के माध्यम से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो तीन हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए जितनी ज़रूरत रहती है उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यूरिया, यूरिक एसिड और हमारे क्रेटिनिन बॉडी से बाहर निकाल दी जाते हैं। फिर हमारी बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो हमारे इसमें आते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और हमारे सल्फेट। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे वाटर बैलेंस वगैरह बना के रखने का काम करते हैं। तो ये हमने देखा कि यूरिन का जो नॉर्मल कंपोजिशन है, इसमें 95% वाटर है, 5% सॉलिड सब्सटेंस है, जिसमें कि हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि नॉर्मली हमारे यूरिन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं एबनॉर्मल यूरिन कंपोजिशन के तौर पे हम लोग उसको काउंट करते हैं। जैसे हमारे ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, हमारे कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये जो होते हैं नॉर्मली हमारी यूरिन में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर से बॉडी में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि बॉडी में अगर पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिलिरुबिन अगर बढ़ जाता है, जॉइंटिस हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसकी बॉडी में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट जो है वो उसकी यूरिन के माध्यम से बाहर दिखने लगते हैं हमको। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और ब्लड। अगर से किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है या फिर स्टोन वगैरह है, तो ब्लड भी हमारी किडनी से फिल्टर होकर के यूरिन में देखने के लिए मिल जाता है। तो हमने बात कर ली कि नॉर्मल कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं यूरिन के, फिर हमने बात कर ली एबनॉर्मल कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं यूरिन के। ठीक है, तो अब हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे हमारी किडनी नॉर्मल इन सब्सटेंस को निकलने से बचाती है। तो ये हमारी किडनी होती है जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, और यूरिन हमारी जो है यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होकर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है। हमारी जो किडनी होती है इसमें छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं जो कि काम करती हैं, जिनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब इन नेफ्रॉन्स में अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। जैसे यहाँ पे ब्लड आता है और वापस चला जाता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और देन फिर आगे जाकर के यूरिन हमारी किडनी में जाकर के इकट्ठी होती है, और फिर वहाँ पे हमारी यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आएगी, फिर बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस हैं जो कि वापस से ब्लड में चले जाते हैं, लेकिन अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम ना करे, ठीक है, या फिर इन सब्सटेंस की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाए इनकी, तो फिर वो हमारे यूरिन में आने लगते हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे है, जब हमारी किडनी में जब ग्लूकोज जो होता है वो हमारा उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज बाहर निकल करके वापस से ब्लड में आता है। लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर यूरिन के माध्यम से बाहर जाने लगता है। ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। अगर किडनी में कोई दिक्कत आती है, प्रोटीन को वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है किडनी, तो फिर वो हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी यूरिन में देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे और भी सब्सटेंस हैं, तो ऐसे हमारे ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो किडनी के माध्यम से बाहर आने लगते हैं। तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है यूरिन का, और हमने देखा कि यूरिन बनती कैसे है और कैसे वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब होती हैं सारी चीज़ें, मतलब पहले यहाँ से फिल्टर होकर बाहर जाएंगी, फिर वापस से बॉडी में आती हैं। तो हमने ये बेसिक समझ लिया कि यूरिन बनती कैसे है, कैसे ये सब मेटाबॉलिज्म काम करता है हमारे क्या बोलते हैं इनको, रीअब्जॉर्प्शन कैसे काम करता है यूरिन में। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देख ली। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ 12 पॉइंट हम लोगों ने बनाए हुए हैं। हम लोगों ने 12 टाइप के हम लोग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इन सभी टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि इनके सबसे पहले तो देखेंगे कि इनके लिए कौन से रीजेंट का उपयोग करते हैं, फिर देन इनके लिए कौन कौन से रीजेंट के क्या कंपोजिशन होते हैं हमारे, उनका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वो यूरिन के जो केमिकल्स उनसे रिएक्ट करते हैं,
या फिर अगर कलर बनता है तो कैसा कलर दिखता है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम लोग, फिर देन वो जो सब्सटेंस आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, कीटोन बॉडी आ रही है, तो वो क्यों आ रही है यूरिन में, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रीजेंट की कंपोजिशन और हम लोग जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं उसके, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज, है ना। हो सकता है कि वीडियो हमारी जो है 40 से 50 मिनट की हो जाए, लेकिन आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। मतलब कि यहाँ से इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, हम इस टाइप से पढ़ाने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें। तो पहला है हमारा प्रोटीन, दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा कीटोन बॉडीज, ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजिन, पीएच टेस्ट करना, ल्यूकोसाइट इरिस्टेज मतलब कि स्टरेज मतलब कि ल्यूकोसाइट्स मतलब जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होती हैं उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे आने लगना ब्लड में, ठीक है। तो उसके बाद यूरिन में उसके बारे में बात करेंगे, फिर नाइट्रेट टेस्ट की बात करेंगे, फिर हमारे बेंच जोन प्रोटीन जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हमारे 11 ही हैं, एक यहाँ पे अलग से 10 लिख गया है, तो हमारे 11 ही टेस्ट हैं हमारे, है ना। तो 11 टेस्टों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं आज। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग मेथड समझ लेते हैं ना। स्टार्ट करते हैं मेथड से, पहले कौन कौन सी मेथड से हम लोग यहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। तो पहला हमारा होता है स्ट्रिप मेथड। एक स्ट्रिप रहती है जिसमें अलग अलग हमारे रीजेंट्स रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमको शुगर टेस्ट करना है तो शुगर का रीजेंट यहाँ पे रहेगा, प्रोटीन टेस्ट करना है प्रोटीन का रीजेंट, तो अलग अलग जो भी टेस्ट करें, नीचे स्ट्रिप सबको दिख रही होगी। इस स्ट्रिप में ग्लूकोज, बिलिरुबिन, कीटोन सबके रीजेंट्स रहते हैं, जो कि यूरिन में अगर वो चीज़ मौजूद है, मतलब ग्लूकोज मौजूद है तो ग्लूकोज के अगेंस्ट में यहाँ पे ऐसे रीजेंट होंगे जो कि रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज से, और यहाँ कलर चेंज होंगे हमारे स्ट्रिप में। तो इस स्ट्रिप हम डायरेक्ट यूरिन में डिप करके हम पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है उस रीजन, उस केमिकल की हमारे यूरिन में। तो एक होती है स्ट्रिप मेथड। दूसरी मेथड होती है मैनुअल मेथड, जिसको हम लोग मैनुअली बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मैनुअली हम लोग रिएजेंट यूज करके उसमें यूरिन डाल करके हम लोग पता लगाते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज में हमारा जो रिएजेंट रहता है ब्लू कलर का होता है। फिर हम लोग ना इसमें यूरिन डालते हैं, यूरिन डालने के बाद अगर इसका कलर चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं कि उस यूरिन में कितनी शुगर मौजूद है। अगर से हमारा ग्रीन होता है तो बोलेंगे 1+ है, येलो होता है तो 2+ है, ऑरेंज होता है तो 3+ है, और रेड कलर अगर हो जाता है यूरिन का, जो हमारे रीजेंट है उसका, तो हम बोलेंगे उसको 4+ है, उसकी बॉडी में यूरिन में क्या है, ग्लूकोज मौजूद है। तो हम लोग ग्लूकोज का अलग अलग कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं रीजेंट का यूज करके, तो हम लोग उसको बोलते हैं मैनुअल मेथड, जहाँ पे मैनुअली हम लोग करते हैं चीज़ें, है ना। एक हो गई स्ट्रिप मेथड, दूसरी हो गई मैनुअल मेथड। तीसरी एक मेथड होती है जिसको हम लोग ऑटोमेटिक मेथड बोलते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे कि एक एनालाइजर होता है, एनालाइजर में हम सिर्फ यूरिन रखते हैं और एनालाइजर यूरिन को सक करता है, अंदर जाता है यूरिन हमारी एनालाइजर के अंदर, और इसके अंदर फिर केमिकल्स मौजूद रहते हैं जो कि हमारा यहाँ पे टेस्ट करके हमको स्क्रीन में इसका रिजल्ट बताते हैं कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है यूरिन में, या फिर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, तो मतलब जो भी केमिकल्स होते हैं, जितनी हमारी मशीन कैपेबल होगी अलग अलग पैरामीटर देने के लिए, उतने पैरामीटर हमको यूरिन के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे केमिकल के। तो ऐसे हम लोग अलग अलग मेथड से यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम में जो अधिकतर जो मेथड पूछी जाती है वो मैनुअल मेथड पूछी जाती है ना। तो हम लोग स्टेप मेथड को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे सिर्फ एक स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिक मेथड को भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सिर्फ एक स्लाइड में। मैंने हमको पढ़नी है सारी मैनुअल मेथड्स, क्योंकि मैनुअल मेथड्स के जो रिएजेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उनके कंपोजिशन के बारे में पूछा जाता है, प्रोसीजर, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाता है। तो मैनुअल मेथड हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैनुअल मेथड को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, पहले स्टेप मेथड को सिर्फ एक स्लाइड में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से रीजेंट मौजूद होते हैं स्टेप की अलग अलग कलर में, और देन फिर हम लोग मैनुअल मेथड स्टार्ट करेंगे सारे टेस्टों की, और लास्ट में हम लोग एक स्लाइड में ऑटोमेटिक के बारे में पढ़ लेंगे। चलो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिप मेथड के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रिप मेथड में क्या होता है, एक लंबी सी स्ट्रिप होती है, जैसे कि हमारे पास जो स्ट्रिप है अभी ये दिख रही सामने, ये 11 पैरामीटर वाली स्ट्रिप है। मतलब कि इसमें हम लोग 11 टाइप के यूरिन के केमिकल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे पता लगाते हैं, कि जैसे कि मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रोटीन की अगर से बात करते हैं, तो प्रोटीन जो है और इसमें टाइम रहता है। जैसे हम लोगों ने इस स्ट्रिप को, पूरी स्ट्रिप को यूरिन के अंदर डिप किया, यूरिन के अंदर डिप करने के बाद क्या होगा, स्ट्रिप का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो 60 सेकंड के बाद हम लोग कलर मैच करना चालू करते हैं। हम लोगों ने स्ट्रिप को डिप किया यूरिन के अंदर, ठीक है। यूरिन में जैसे हम स्ट्रिप को डिप करेंगे तो इसमें अगर कोई भी यूरिन के अंदर कंपोजिशन मौजूद होंगे, जो हमारे यहाँ सारे दिख रहे हैं, वो कितनी मात्रा में मौजूद होंगे, तो स्ट्रिप का उस हिसाब से कलर चेंज होगा यहाँ पे, है ना। अब देखो,
क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग किसकी बात करें, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, कि अगर हमारी जो हमारी स्ट्रिप है इसमें प्रोटीन का पैरामीटर अगर से है, तो अगर से प्रोटीन नहीं है स्ट्रिप में, तो हमारा जो स्ट्रिप का कलर रहेगा स्ट्रिप के इस पॉइंट का, वो हमारा येलो रहेगा। लेकिन अगर प्रोटीन ट्रेस में है या 1+ में प्रोटीन प्रोटीन मौजूद है, तो उसका हल्का सा हमारा ग्रीन कलर हो जाएगा। लेकिन अगर से 2+ में है तो थोड़ा सा और डार्क ग्रीन हो जाएगा। फिर 3+ में अगर से प्रोटीन है तो फिर हमारा क्या होगा कि और हमारा ब्लू कलर का दिखाई देने लगेगा। अगर से 4+ में प्रोटीन है तो फिर हमारा पूरा क्या होगा, पूरा ब्लू कलर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे है कि नील है अगर से प्रोटीन, बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं, मतलब अगर है भी तो इतना है कि उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो स्ट्रिप का कलर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही स्ट्रिप का कलर हमारा येलो है, येलो ही रहेगा। हल्का सा अगर से जाता है स्ट्रिप का कलर तो उसको हम लोग ट्रेस बोल सकते हैं, 1+ बोल सकते हैं। अगर से थोड़ा सा और कलर चेंज होता है तो 1+, फिर 2+, 3+, 4+, इससे हम लोग प्लस में ग्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम लोग ग्लूकोज की बात कर सकते हैं। ग्लूकोज का कलर अगर ऐसा धीरे धीरे ग्लूकोज का कलर अगर चेंज होता जाएगा तो हम लोग बोलेंगे उतनी ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा उसकी यूरिन में मौजूद है। तो हर एक पैरामीटर का यहाँ पे नॉर्मल कलर है, फिर यहाँ है 1+, या फिर हम लोग ट्रेस बोल सकते हैं, फिर 1+, 2+, 3+, 4+, ऐसे हम लोग को अलग अलग प्लस के माध्यम से, मतलब नहीं है या फिर ट्रेस में है या फिर 1+, 3+, 4+ किस में है, तो इस स्टेप से हम लोग कलर मैच करके यूरिन में डिप करने के बाद हम लोग उस व्यक्ति के अंदर बता सकते हैं कि कौन से केमिकल की मात्रा कितनी है उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्ट्रिप मेथड। इसकी प्रिंसिपल और थोड़ा सा कुछ केमिकल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर होते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, कि यूरिन है, यूरिन में जो भी केमिकल मौजूद है वो केमिकल इसके रीजेंट पैड, इसको बोलते हैं रीजेंट पैड, से रिएक्ट करेगा। केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर चेंज होगा, और कलर चेंज होगा तो उस कलर को हम लोग इस चार्ट से कंपेयर कर लेंगे। जो चार्ट जो रहता है, यूरिन स्ट्रिप का जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स में लगा हुआ आता है, तो इस स्ट्रिप को हम लोग इस चार्ट से कंपेयर कर लेते हैं, और जो भी रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता है वो हम लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो इसे बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना इसमें, अलग से कोई रिजल्ट नहीं लेना, बहुत अच्छी। और हम लोग अधिकतर लैब में तो इसी मेथड से ही केमिकल टेस्ट किए जाते हैं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इजी टू हैंडल है और ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। कुछ केमिकल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर से इस सिस्टम में प्रोटीन टेस्ट अगर हो रहा है हमारा, है ना, तो इसमें प्रोटीन टेस्ट के लिए, प्रोटीन में एक्चुअली हम लोग एल्बुमिन ही टेस्ट करते हैं अधिकतर जो स्टेप में हमारे होता है, क्योंकि एल्बुमिन हमारे किडनी से पास हो जाता है अगर से किसी को दिक्कत अगर रहती है तो एल्बुमिन अगर से किसी को टेस्ट करना है तो इसमें जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप के कलर में जो है यहाँ पे टेट्रा ब्रोमोफिनॉल ब्लू, तो टेट्रा ब्रोमोफिनॉल ब्लू और प्लस बफर के साथ हमारा जो है पैड जो है कोटेड रहता है हमारा, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रिप का कलर ब्लू होता जाता है वैसे हम लोग बोलते हैं कि उतना ज़्यादा इसकी बॉडी में या फिर इसकी यूरिन में हमारे प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। ऐसे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के लिए हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज हम लोग यहाँ पे हम लोग एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग, और उसके साथ हम लोग कलर यूज़ करते हैं जिससे कलर चेंज भी हो, है ना। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करेगा और कलर, क्रोमोजोम जो है वो कलर है, तो कलर जैसे उससे रिएक्ट करेगा तो कलर हमको स्टेप में चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे रीजेंट जो है या फिर अलग अलग टाइप के हम लोग केमिकल्स यहाँ पे इस रीजेंट पैड के अंदर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप करके रखते हैं, जिससे कि हमको जब कलर चेंज हो तो फिर हमको पता चल जाए कि यार कितनी मात्रा में वो केमिकल मौजूद है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग केमिकल है, जैसे कि हम लोग कीटोन बॉडी के सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड है, ब्लड के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्सीडेज और प्लस क्रोमोजोम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या है अलग अलग के लिए अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में पढ़ूंगा नहीं, इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो आज से हम लोग ये करने वाले हैं, हम लोग रोज जो भी पढ़ते हैं उसका पीडीएफ जो है हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आज जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनके साथ ऐसा रहेगा कि हम लोग इस पीडीएफ को इस वीडियो की कमेंट लिंक पर, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक शेयर कर देंगे कमेंट में, ठीक है। तो आप कमेंट में वहाँ पे जा करके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर से कुछ क्वेश्चन रहे किसी के तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जिससे कि हम उसके बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे, अगर से कुछ भी कन्फ्यूजन भी रहे किसी भी को भी देखने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हम लोग एक काम करेंगे कि कुछ 8-10 एमसीक्यू हम लोग डाल देंगे, तो उन एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कमेंट के अंदर जा करके उसके आंसर कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं उनको पर्सनली सही आंसर उनको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन रहे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ में बहुत सारे रीजेंट अलग अलग स्टेप यूज़ करते हैं, तो वो सब आप जब पीडीएफ से देखेंगे तो पढ़ लेना। अभी अपन लोग आगे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे अपन को केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग बस टाइम भी लिमिटेड है कि एक घंटे की वीडियो बनेगी, 1.5-2 घंटे की बन जाएगी तो लोग देखेंगे भी नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग एक काम कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन को।
ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग मैनुअल मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो मैनुअल मेथड में सबसे पहला जो हमारा टेस्ट हम लोग बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। और प्रोटीन से हमारा यहाँ पे इंडिकेशन है कि एल्बुमिन, जो हमारे यूरिन में जो प्रोटीन आता है वो एल्बुमिन आता है। हम लोग यहाँ पे ग्लोबुलिन या फिर फिब्रिनोजन की बात नहीं करते हैं। मेन हमारा जो रहता है वो ग्लोबुलिन यहाँ पे हमारा आता है। ठीक है, ठीक है। तो प्रोटीन को जो टेस्ट करने की दो मेथड हमारे पास होती है। एक होती है हमारी हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, और दूसरी हमारी होती है सल्फोसैलिसिलिक एसिडिक मेथड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो अब इसमें मेन दो अलग अलग प्रिंसिपल काम करते हैं एक्चुअली हमारे। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 ml यूरिन लेते हैं एक ट्यूब में, और 5 ml यूरिन एक ट्यूब में लेने के बाद उसको हीट करते हैं, जो हमारी हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड जो हमारी इस मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यूरिन लेंगे, यूरिन को हम लोग 5 ml यूरिन एक कांच की ट्यूब में लेंगे ना, कांच की ट्यूब में। और कांच की ट्यूब में लेने के बाद हम लोग जो हमारा जो हीट वाला डिवाइस, मान लो हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग यहाँ पे वाटर बॉथ में हीट कर सकते हैं उसको। तो वाटर बॉथ जो रहेगा उसमें पानी रहता है गर्म, तो हम लोग उसमें रखेंगे उसको यूरिन को और उसको हीट करेंगे। तो जैसे हीट होगी यूरिन, तो उसमें टर्बिडिटी दिखाई देगी, मतलब कि हमारा जो प्रोटीन जो है वो डी नेचर होने लगेगा। प्रोटीन यहाँ पे डी नेचर होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग अंडा देखते हैं तो अंडे का जो वाइट वाला पार्ट होता है, एल्बुमिन जो होता है, जब हम लोग उसका ऑमलेट बनाते हैं तो अंडे का जो वाइट वाला पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, वो धीरे धीरे हमारा वाइट कलर का होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एल्बुमिन जो है वो डी नेचर हो रहा है। और क्यों डी नेचर हो रहा है, हीट के कारण डी नेचर हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे यूरिन में अगर से प्रोटीन मौजूद है और हम उसको हीट करेंगे तो अपने नॉर्मल जो घुलनशील उसका जो अवस्था होती है वहां से वो डी नेचर होकर के हमको टर्बिडिटी के फॉर्म में दिखाई देगा, मतलब हमको वाइट कलर का दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और मैं यहाँ फोटो हमारी है, देखो देख लेते, जो ये है नॉर्मल यूरिन है, इसमें कोई भी प्रोटीन मौजूद नहीं है, और हमने इसको हीट किया तो कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। लेकिन जितना ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होगा उतना ज़्यादा हमको वो यूरिन जो है वाइट कलर की दिखाई देगी, उतना ज़्यादा टर्बिडिटी दिखाई देगी उसमें। ठीक है, तो यूरिन को हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद हम उसमें एसिडिक एसिड डालेंगे। एसिडिक एसिड डालने से क्या होगा, अगर से वो टर्बिडिटी जो है वो फॉल्स हमारा पॉजिटिव अगर से हुआ होगा, मतलब प्रोटीन नहीं हुआ होगा, कोई और चीज़ रही होगी जिसके कारण वो वाइट कलर का हो गया है, तो जैसे ही एसिडिक एसिड डालेंगे हम लोग तो वो डिजोल्व हो जाएगा, वापस से हमारा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। लेकिन अगर से टर्बिडिटी जो है वो डिजोल्व नहीं होती है, वैसे के वैसे ही बनी रहती है जैसे अभी दिख रही है मान लो हमको, तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है हमारा। तो यूरिन को हीट करना है 5 ml यूरिन को, टर्बिडिटी आएगी तो प्रोटीन पॉजिटिव है, लेकिन टर्बिडिटी आएगी तो हम उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे। एसिटिक एसिड जैसे ही डालेंगे और टर्बिडिटी अगर बनी है तो बोलेंगे प्रोटीन है, और नहीं अगर डिजोल्व हो जाती है तो बोलेंगे नेगेटिव है, प्रोटीन नहीं है। अब प्रोटीन आता है तो कितना प्रोटीन है, ट्रेस में है, 1+ में है, 2+, 3+ या 4+ में है, वो डिपेंड करता है कि टर्बिडिटी कितनी आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी आ रही है, थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है, कितनी ज़्यादा टर्बिडिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्लस होगा हमारा। तो हीट वाली जो मेथड है इसका प्रिंसिपल होता है कि हीट के जरिए हम लोग यहाँ पे प्रोटीन को कर रहे हैं डी नेचर। डी नेचर करने से वो वाइट कलर का दिखने लगता है और हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी मेथड होती है उसको बोलते हैं सल्फोसैलिसिलिक एसिड का मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग यूरिन को और सल्फोसैलिसिलिक एसिड को इक्वल अमाउंट में लेते हैं, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने 2 ml यूरिन ले ली और 2 ml हम लोगों ने सल्फोसैलिसिलिक एसिड ले लिया और उसको मिक्स किया, और जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं तो उसमें हमको ऐसी टर्बिडिटी दिखाई देती है जैसे इसमें दिखाई दे रही है, वैसी सेम। तो दोनों में हमको टर्बिडिटी दिखाई देती है, और सल्फोसैलिसिलिक एसिड में हमको टर्बिडिटी या फिर हम लोग को प्रेसिपिटेट दिखाई दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्लम्प दिखाई दे सकते हैं हमको प्रोटीन्स के। ठीक है, तो अगर प्रोटीन पॉजिटिव होगा तो दोनों में हमारी टर्बिडिटी आएगी, वाइट कलर दिखाई देगा, जितना वाइट कलर दिखाई देगा उतना हम यहाँ पे बोलेंगे कि उतना ज़्यादा उसकी यूरिन में क्या है, प्रोटीन मौजूद है। अब एसिड क्या करता है, जैसे हम लोग हीट से डीनेचर किया था यहाँ पे इस हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड में, अब सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कराते हैं यूरिन के प्रोटीन को। तो एसिड से जब प्रोटीन रिएक्ट करता है तो वो हो जाता है डीनेचर। अब यहाँ पर एसिड से डीनेचर हो रहा है, यहाँ पे हीट से डीनेचर हो रहा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एसिड से डीनेचर होगा तो अभी हमको यहाँ व्हाइट कलर का हमको दिखाई देगा। अब प्रोटीन कब दिखाई देता है, ठीक है, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में क्या है कि अगर से हमारी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो उसको उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनूरिया। प्रोटोनूरिया मतलब कि प्रोटीन का यूरिन में आना प्रोटोनूरिया कहलाता है। ठीक है, कब आ सकता है, जब किडनी डिसीज किसी को, किडनी में भी कौन कौन सी डिसीज, नेफ्राइटिस हो, मतलब कि नेफ्रॉन्स उसके प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो उसको, मैंने कि किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारी यूरिन में हमारे क्या है, एल्बुमिन आ रहा है, तो एल्बुमिन को वापस से ब्लड में नहीं लेके जा पा रहा है क्योंकि वहाँ पे नेफ्रॉन हमारे डैमेज हो चुके हैं।
तो नेफ्रॉन अगर डैमेज है तो किडनी डैमेज है, किडनी डैमेज है तो मतलब कि अब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है किडनी, तो हमारी यूरिन में धोखे से मतलब कि यूरिन में आना नहीं चाहिए था हमारा प्रोटीन, है, लेकिन हमारा प्रोटीन आ जा रहा है क्योंकि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो किडनी जितनी ज़्यादा डैमेज होती है उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे प्रोटीन देखने के लिए मिलता है यूरिन में। कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, कई बार ब्लड बीपी बहुत ज़्यादा होने के कारण भी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, लेकिन वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ट्रेस या फिर 1+ तक आ सकता है, ठीक है। या फिर कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा होता है कि ट्रेस और 1+ में प्रोटीन आ जाता है। तो कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, इसका आ सकता है, लेकिन मेन हमारा जो है कि अगर से किसी को किडनी की डिसीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी या फिर हाई बीपी नहीं है, तो नॉर्मल हमारा किडनी की प्रॉब्लम में ही हमको यहाँ पे यूरिन में प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने क्या बात करी, प्रिंसिपल की बात कर ली। कौन सा प्रिंसिपल होता है, हीट एंड एसिटिक एसिड में हीट से डीनेचर कर रहे हैं या एसिड से डीनेचर हो रहा है, प्रोसीजर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और हम लोग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस समझ लिया, और हम लोगों ने किसी बात करी, प्रोटीन की बात की, 2 मेथड हम लोगों ने इसमें समझ ली। अब हम लोग दूसरा टेस्ट समझते हैं, ग्लूकोज वाला टेस्ट, कि हम लोग यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे। देखो, पहली बात थी प्रोटीन की, तो प्रोटीन में था ये कि नॉर्मली हमारी यूरिन में इतना प्रोटीन आता है, बहुत थोड़ा सा आता है, तो हम उसको नॉर्मली इन टेस्टों से, चाहे हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड हो या फिर सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड हो, इन मेथड्स में वो डिटेक्टेबल नहीं होता है, मतलब वो नेगेटिव की तरह ही दिखाई देगा। अगर से हमको डिटेक्ट करना है कि एक्चुअल कितना प्रोटीन आ रहा था, उसके लिए फिर हम लोग को माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट करना पड़ता है। माइक्रो एल्बुमिन में हम लोग को बहुत थोड़ी सी मात्रा में जो एल्बुमिन आ रहा है वो भी हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर से एक्यूरेट हमको रिजल्ट देखना है तो हम लोग माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट कर सकते हैं, उसमें जितना भी प्रोटीन थोड़ा बहुत भी आ रहा है वो भी हमको पता चल जाएगा। लेकिन नॉर्मल हम लोग यहाँ पे इस मेथड से हम लोग यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन आता है यूरिन में, बहुत मिनिमल अमाउंट में आता है, नॉर्मली हमको डिटेक्टेबल नहीं होता वो, है ना। लेकिन अगर से किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डिसीज है, तो फिर ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, ठीक है। चलो, इसकी बात हो गई हमारी। दूसरी बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो शुगर जो है वो यूरिन में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए एक तो स्टेप मेथड थी, स्टेप मेथड की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैनुअल मेथड की। तो मैनुअल में हम लोग का एक टेस्ट होता है बेनेडिक्ट रीजेंट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट रीजेंट टेस्ट में होता है कि एक ब्लू कलर का रीजेंट रहता है, उस रीजेंट से में क्या होते हैं, क्यूप्रिक आयंस प्रेजेंट में मौजूद रहते हैं, मतलब कॉपर्स के कुछ आयंस मौजूद रहते हैं। और जब हम लोग उसमें यूरिन डालते हैं और हीट करते हैं यूरिन को, तो जो कॉपर के आयन से हमारी जो शुगर जो है यूरिन में वो रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है वो प्रिंसिपल में बताऊंगा डिटेल में, वैसे यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या है कि यूरिन है, यूरिन में शुगर है, और हम लोगों ने यहाँ पे रीजेंट लिया, इसमें कॉपर मौजूद है। कॉपर और हमारा जो ग्लूकोज से जो हमारे ऑक्सीजन निकल रहा है वो दोनों मिल करके यहाँ पे कलर फॉर्म करते हैं। तो अलग अलग कलर आते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। तो जितना ज़्यादा कलर आएगा, मतलब ग्रीन 1 है और हमारा रेड जो है वो 4 है, तो 1 2 3 4 प्लस ऐसे हम लोग बता देते हैं कि कितनी उसकी यूरिन में जो है वो हमारी शुगर आ रही है, ठीक है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग। इसके लिए हम लोग बेनेडिक्ट रीजन टेस्ट करते हैं, ठीक है। बेनेडिक्ट रीजन टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग को इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे शुगर देखने के लिए मिलती है। देखो, बेनेडिक्ट जो एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी इसके बारे में, इसलिए उनके नाम पे इस टेस्ट का नाम रखा गया है। तो होता है कि बेनेडिक्ट रीजेंट जो है वो हमारा ब्लू कलर का होता है। तो हम एक ट्यूब में 5 ml बेनेडिक्ट रीजेंट लेते हैं। 5 ml बेनेडिक्ट रीजेंट लेने के बाद उसमें 7 से 8 ड्रॉप यूरिन ऐड करते हैं, जिसका हम लोग को ग्लूकोज का टेस्ट करना है कि उसमें ग्लूकोज है कि नहीं है। तो 7 से 8 ड्रॉप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूरिन ऐड करेंगे 5 ml हमारे बेनेडिक्ट रीजेंट में। अब जो बेनेडिक्ट रीजेंट है ये ब्लू कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर है हमारा कॉपर आयंस, ठीक है। अब जब कॉपर आयंस इसके अंदर मौजूद जब रहते हैं और यूरिन में अगर शुगर मौजूद है तो क्या होता है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इस प्रिंसिपल को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या है कि यूरिन जो है उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं, जो ग्लूकोज जो हमारा है वो हमारा जो यूरिन में मौजूद है वो रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में आता है, क्योंकि वो हमारा रिड्यूस करता है हमारा ऑक्सीजन को। तो जो रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज जो है हमारी यूरिन में मौजूद है, और जब हम हमारा जो बेनेडिक्ट रीजेंट है इसमें हमारे क्यूप्रिक आयंस मौजूद है। क्यूप्रिक आयंस का मतलब होता है कि ऐसा कॉपर आयन जिनमें 2+ हमारा चार्ज हो। तो 2+ चार्ज है हमारे क्यूप्रिक आयन में, और ग्लूकोज हमारे रिड्यूसिंग ग्लूकोज है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो हमारा रिएजेंट है ब्लू कलर का है, और ग्लूकोज इससे रिएक्ट करता है क्यूप्रिक आयन से,
तो यहाँ पे एक Q Cu प्लस, सिर्फ Q प्लस हमारा रह जाता है और एक आयन हमारा निकल करके यहाँ पे हमारा क्या होता है, CO1 CO2O बना लेता है। CO2 जो O है हमारा वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे हमारा। और जैसे ये आयन बनता है तो ये हमारा नॉर्मल हमारा जो रीजेंट था वो ब्लू था, तो ब्लू से वो रेड कलर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ब्लू और थोड़ा सा रेड मिलता है तो हमको हरा कलर दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ पे कन्वर्ट सिर्फ रेड में होता है, ऐसा नहीं होता कि ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर हमारा ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे कंपाउंड बनता है, जो भी प्रेसिपिटेट बनता है हमारा, वो रेड कलर का बनता है। लेकिन रेड अगर बहुत कम मात्रा में है और ब्लू ज़्यादा मात्रा में है तो वो हमको और ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है अगर से, तो मतलब कम रिएक्शन हुई है, मतलब कि जो यूरिन थी उसमें कम शुगर मौजूद थी, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि उसकी यूरिन में ट्रेस है शुगर, थोड़ी सी शुगर की मात्रा है। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ज़्यादा हमको कलर यहाँ पर रेड की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा डार्क ग्रीन होता है तो बोलेंगे 1+ है उसकी यूरिन में शुगर, और हमको थोड़ा सा और येलो टाइप का दिखाई देता है तो हम उसको बोलेंगे कि 2+ है। ऑरेंज दिखाई देता है तो बोलेंगे 3+ है। और अगर से रेड दिखाई देता है पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुई है हमारी ये वाली जो कि प्रिकाइन वाली है हमारी, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसका रेड कलर दिखाई दे रहा है, मतलब 4+ उसकी यूरिन में शुगर मौजूद है। तो जितनी ज़्यादा शुगर मौजूद होगी उतना ज़्यादा हमको रेड कलर दिखाई देगा। अब लगाते कैसे हैं इस टेस्ट को, हमने जैसे बताया 5 ml रीजेंट लेंगे, उसमें 7 से 8 ड्रॉप यूरिन डालेंगे और उसको हम लोग वाटर बॉथ पे हीट करेंगे। वाटर बॉथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे एक बीकर यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग पानी भरेंगे और नीचे से हम लोग बर्नर जिसमें कि लाइट जलेगी हमारी, लाइट मतलब कि हमारी हीट। ठीक है, तो हीट हमारी यहाँ पे आएगी और हीट से पानी हमारा गर्म होगा, पानी के साथ हमारा क्या गर्म होगा, ट्यूब में जो हमारा जो हम लोगों ने रिएजेंट और यूरिन ली हुई है वो हमारी हीट होगी और हमारा क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो इसको हम लोग 5 मिनट के लिए रखते हैं इसमें, जिससे कि प्रॉपर तरीके से रिएक्शन हो जाए, फिर हम लोग कलर ऑब्जर्व करते हैं। तो जितना कलर आएगा उतनी यूरिन में शुगर मौजूद है, और अगर कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर ही रहता है, तो हम बोल देंगे कि यार शुगर उसकी यूरिन में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो कितनी शुगर है उसके हिसाब से कलर, और नहीं है तो हमारा ब्लू कलर। तो इस टाइप से हमारा क्या है, बेनेडिक्ट रीजेंट जो है काम करता है। तो यूरिन में शुगर कब आती है इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज मेलाइटस है, मतलब कि उसको डायबिटीज है उस व्यक्ति को, तो उसकी यूरिन में हमको शुगर देखने के लिए मिलती है। या फिर उसको रीनल ग्लाइकोसूरिया है, मतलब कि हमारी किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो उसको रीनल ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन तब डेवलप होती है जब हमारी ब्लड में जो शुगर है वो हमारी इतनी बढ़ जाती है, मतलब कि हमारी थोड़ी बढ़ के हमारी यूरिन में पहुंचने लगे। तो अगर यूरिन में शुगर आ रही है हमारी तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, कब आ सकती है, तो हमने डायबिटीज मेलाइटिस की बात करी, प्रेगनेंसी में भी कभी कभी आ सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हो तब आ सकती है। तो टेम्परेरी कंडीशन है इसमें, प्रेगनेंसी या फिर स्ट्रेस हो तो हमेशा नहीं आएगी, कभी कभी आ सकती है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस है तो हमेशा आएगी, और रीनल ग्लाइकोसूरिया है तो हमेशा शुगर आएगी हमारी। तो हम लोग डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में हम लोग इस टेस्ट को कर सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की जो है अगर वो डायबिटिक वाला पेशेंट है और उसकी नॉर्मल ग्लूकोज जो है, ब्लड ग्लूकोज 100 के आसपास आ रही है, और उसकी यूरिन में हमारी शुगर नहीं आ रही, तो हम लोग बोलेंगे उसकी वेल मेंटेन उसकी डायबिटीज़ है, कोई दिक्कत उसकी नहीं है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे यूरिन ग्लूकोज लेवल ही बढ़ता जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की 200 शुगर आ रही है तो उसका हम बोलेंगे कि ट्रेस के आसपास उसकी यूरिन में ग्लूकोज आएगी, शुगर आएगी। किसी व्यक्ति की 250 शुगर आ रही है तो उसका 1+ के आसपास आना चाहिए उसका यूरिन में जो हमारी ग्लूकोज की मात्रा है। किसी की शुगर 500 अगर आ रही है तो हम उसको बोलेंगे 4+ तो उसकी आएगी ही यूरिन में ग्लूकोज हमारी। तो जितना ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है उतना ज़्यादा ही हमारा यूरिन में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ग्लूकोज और हमारा कैसे ब्लड ग्लूकोज और यूरिन ग्लूकोज आपस में कनेक्टेड है और कब कब हमारी यूरिन में ग्लूकोज आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज का टेस्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कीटोन बॉडीज़ का टेस्ट। तो कीटोन बॉडीज़ कब हमारी यूरिन में आती हैं। नॉर्मली जो होती है कीटोन बॉडीज हमारी यूरिन में आती नहीं है जब यदि किसी की डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो, या फिर किसी का फैट मेटाबॉलिज्म हो रहा हो बॉडी में। फैट मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि कोई बहुत दिन से खाना ना खाया हो, 1 से 2 दिन 3 दिन से। तो जब हम 1-2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए, मतलब कि एनर्जी के लिए सबसे पहले तो वो ग्लाइकोजन्स को तोड़ती है। देन उसके बाद हमारी बॉडी में जो फैट मौजूद रहता है उस फैट से वो एनर्जी लेने लगती है, ग्लूकोज बनाने लगती है। तो जब हमारी बॉडी
फैट से ग्लूकोज बनाती है। तो हमारी बॉडी में यूरिन में कीटोन बॉडीज देखने के लिए मिलती हैं। तो यूरिन में कीटोन बॉडीज देखने के लिए मिल रही हैं तो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है कि उसकी डायबिटीज प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं है, या फिर वो स्टारवेशन की कंडीशन में है, मतलब कि उसने खाना बहुत दिन से नहीं खाया हुआ है, या फिर उसकी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है किसी कारण से। तो फैट का मेटाबॉलिज्म, या फिर उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, या फिर उसकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। तो इन कंडीशन में हमको देखने के लिए मिलती है यूरिन में कीटोन बॉडीज़। तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ हमने बात कर ली कब देखने के लिए मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से टेस्ट से हम लोग यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ का पता लगाते हैं यूरिन में। तो देखो, एक तो स्टेप वाली मेथड है, उसके बारे में बात करना नहीं, हम मैनुअल मेथड की बात कर रहे हैं। तो मैनुअल मेथड में हम लोग काम करते हैं, रोथरा टेस्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रोथरा एक रिएजेंट रहता है, ठीक है। तो रोथरास रिएजेंट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। रोथरास रिएजेंट जो होता है उसमें कुछ कंपोजिशन है, 2-3 कंपोजिशन है, उसके बारे में बात करेंगे कि जिसको मिला करके हम लोग रिएजेंट बनाते हैं, रोथरास रिएजेंट बनाते हैं। तो उन केमिकल्स को मिला करके हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद एक्चुअली इसमें होता है कि यूरिन के ऊपर एक रिंग आती है पर्पल कलर की। अगर वो रिंग आ रही है तो वो रिंग टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं आ रही है तो नेगेटिव है। अब उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 रिएजेंट मेन हम लोग देखते हैं। एक होता है सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सल्फेट अमोनिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे जैसे हमारी शुगर होती है घर में यूज़ करने वाली, उस टाइप का हमको दिखाई देता है। और तीसरा एलिमेंट हमारा होता है कंसनट्रेटेड अमोनिया। तो 3 चीज़ों का यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी की यूरिन में रोथरास टेस्ट से कि कीटोन बॉडीज हैं कि नहीं है। कीटोन बॉडीज होंगी तो इन तीनों रीजेंट को डालने के बाद हमको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नहीं होंगी तो नहीं आएगा। कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की कीटोन बॉडीज होती हैं। एक हमारी होती है एसिटोएसिटिक एसिड, दूसरी हमारी होती है एसीटोन, तीसरी होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट एसिड। तो ये कुछ 3 कीटोन बॉडीज के नाम हैं हमारे, जो कि हमारे यूरिन में देखने के लिए मिल सकती हैं। अब देखो कैसे ये हमारा रीजेंट काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक यूरिन ट्यूब लेंगे। एक यूरिन ट्यूब में हम लोग मान लेते हैं कि 5 ml यूरिन लेते हैं, ठीक है। 5 ml यूरिन में सबसे पहले हम लोग अमोनियम सल्फेट उसमें इतना घोलेंगे कि एक टाइम पे आके घुलना बंद हो जाए वो। पता, हम लोगों ने एक ट्यूब ली, कांच की ट्यूब। कांच की ट्यूब मेरे पास है क्या? नहीं, कांच की ट्यूब नहीं। तो कांच की एक ट्यूब ली हमने, उसमें 5 ml यूरिन फिल करी। 5 ml, अच्छा मैं फोटो लगा दूंगा। कांच की ट्यूब ली, उसमें 5 ml यूरिन फिल करी। 5 ml यूरिन फिल करने के बाद हम लोगों ने अमोनियम सल्फेट जो हमारा है, अमोनियम सल्फेट को थोड़ा सा डालेंगे, उसको घोलेंगे, घुल जाएगा, थोड़ा सा और डालेंगे, घोलेंगे, फिर घुल जाएगा, थोड़ा सा और डालेंगे। ऐसे करके हम लोग तब तक उसमें घोलेंगे यूरिन के अंदर अमोनियम सल्फेट जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो हम बोलेंगे ठीक है, अब हमारा बन गया है यूरिन अमोनियम सल्फेट सैचुरेट। सैचुरेट हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि यूरिन है और अमोनियम सल्फेट इतना है कि अब वो घुल भी नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, ठीक है। फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड डालेंगे, 1 से 2 हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा, या फिर हम लोग अगर लिक्विड में है तो हम लोग 2 से 3 ड्रॉप लिक्विड डाल सकते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड का। या फिर यहाँ पे दानों में है, छोटे छोटे दानों में है, तो हम लोग 2 से 3 दाने डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 ml यूरिन ली, उसमें अमोनियम सल्फेट सैचुरेट लेवल तक मिलाया कि घुलना बंद हो गया। 2 से 3 ड्रॉप हम लोग सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड डाल सकते हैं, फिर सॉलिड में मौजूद है तो 1 से 2 हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं उसके, उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग, जैसे पूरी प्रोसीजर हमारी हो जाएगी, यूरिन में दोनों चीज़ें हम लोग डाल के घोल दी हैं। अब हम लोग यहाँ पे साइड बॉल से, मतलब कि जो ट्यूब हमारी है उसमें साइड बॉल से हम लोग थोड़ा सा कंसनट्रेटेड अमोनिया डालेंगे उसमें। कंसनट्रेटेड अमोनिया हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ml के आसपास हम लोग उसमें डालेंगे और उसको स्टैंड पोजीशन में रख देंगे ट्यूब को। और स्टैंड पोजीशन में रखने के बाद क्या होगा, अगर से उसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी तो हमको उसमें पर्पल कलर की रिंग दिखाई देगी। देखो हमने क्या किया कि इसको स्टैंड पोजीशन में रख दिया, तो ये हमारा नीचे यूरिन के साथ जो हमने सैचुरेट किया था वो है, और ऊपर हम लोगों ने लगा 1 ml हम लोगों ने यहाँ पे कंसनट्रेटेड अमोनिया डाला हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव वाला रिजल्ट है, यहाँ बीच में कोई भी रिंग नहीं बन रही है। और ये रिजल्ट पॉजिटिव हमारा होता तो हमको ऐसे बीच में पर्पल कलर की रिंग दिखाई देती। तो जो हमारे कंसनट्रेटेड अमोनिया ऊपर है, नीचे हमारी यूरिन का सैचुरेट है जो 2 केमिकल को डाल के बनाया गया था यूरिन के साथ में, और बीच में हमारी रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब रिंग फॉर्म होगी तो पॉजिटिव है और नहीं फॉर्म होगी तो नेगेटिव है। अब रिंग फॉर्म क्यों हो रही है तो हम लोग प्रिंसिपल से समझ लेंगे कि रिंग फॉर्म क्यों हो रही है। तो एसिटोएसिटिक एसिड जो हमारी कीटोन बॉडीज है, या फिर हमारी एसीटोन जो कि कीटोन बॉडीज है, अगर ये मौजूद रहेंगी हमारी यूरिन में
तो हमने जो सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड जो डाला हुआ है वो, और एल्कलाइन मीडियम करने के लिए हमने डाला हुआ है सल्फेट अमोनिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो जब वो दोनों मिलेंगे इन कीटोन बॉडीज के साथ में, ठीक है, और हम लोगों ने कंसंट्रेटेड अमोनिया भी डाल दिया, तो हमको ऐसी पर्पल कलर की रिंग दिखाई देती है। पर्पल कलर की रिंग हमको दिखाई दे रही है, या फिर पर्पल या वॉयलेट बोल सकते हो उसको। तो हमारा जो है उसकी कीटोन बॉडीज मौजूद है। कीटोन बॉडीज नहीं होती तो पर्पल कलर की रिंग नहीं दिखाई देती, नेगेटिव हो जाता हमारा। तो ये जो पूरी रिएक्शन हमारी हुई, जो सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड और एल्कलाइन मीडियम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अमोनिया डाल दिया, ठीक है, दोनों हमारे अमोनिया ही है, अमोनिया डाल दिया और हमारे कीटोन बॉडी से मिक्स कर लिया, तो हमारी पर्पल कलर की रिंग दिखाई देती। पर्पल कलर की रिंग है तो कीटोन बॉडी यूरिन में मौजूद है, और नहीं है तो नेगेटिव है। अब कीटोन बॉडी कम आएगी यूरिन में, ठीक है, कीटोन बॉडी यूरिन में तब आएगी जब कोई 3 कंडीशन है, मैंने बता दिया, स्टार्वेशन की कंडीशन में, अनकंट्रोल डायबिटीज में, या फिर उसकी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो 3 कंडीशन में हमारी क्या होगी, कीटोन बॉडीज हमको यूरिन में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कीटोन बॉडीज के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में की। तो सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली जो ब्लड हमारा जो यूरिन होता है उसमें हमको ब्लड देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन हमको नॉर्मल यूरिन में देखने के लिए नहीं मिलता है। यदि किसी की यूरिन में आरबीसीज आ रही हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेमीचूरिया, मतलब हेमीचूरिया की कंडीशन जिसमें कि हमको आरबीसी देखने के लिए मिलती हैं। दूसरी कंडीशन होती है अगर हमको हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिल रहा है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन में फ़र्क ये है कि यदि सिर्फ आरबीसी आ रही हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है तो उसको बोलते हैं हेमीचूरिया, ठीक है। लेकिन अगर से आरबीसी टूट करके आरबीसी के अंदर का सिर्फ हीमोग्लोबिन हमको यूरिन में देखने के लिए मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया। तो हीमोग्लोबिनूरिया जो हमारा है उसमें हमको फ्री हीमोग्लोबिन हमको देखने के लिए मिलता है यूरिन में, और जो हमारा हेमेचूरिया है इसमें हमको आरबीसीज देखने के लिए मिलती हैं। जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें या फिर जब हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप में अगर हमको आरबीसीज दिख रही हैं तो हम उसको बोलेंगे उसको हेमेचूरिया की कंडीशन है, क्योंकि इसको हमको आरबीसीज की देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जब आरबीसी नहीं दिखेंगे लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में और उसकी यूरिन जो होगी उस यूरिन में हमको हीमोग्लोबिन आएगा, हमारा थोड़ा सा यूरिन जो है हमारी रेड कलर की दिखाई देगी। तो 2 कंडीशन हमने देख ली, ब्लड आना है फिर हीमोग्लोबिन आना। कैसे पता लगाते हैं, बेंजिडिन पाउडर टेस्ट एक होता है, इसको बेंजिडिन टेस्ट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इसको। तो दोनों नाम है इसके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये रिजेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग इसके टेस्ट के लिए। तो होता ये है इसमें, मैं एक बार ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है, सबसे पहले हम लोग 2 से 3 ml यूरिन लेते हैं, फ्रेश यूरिन लेते हैं 2 से 3 ml। अब 2 से 3 ml यूरिन हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद अगर उस यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है अगर से, तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें हम लोग डालेंगे उसमें हम लोग डालेंगे बेंजिडीन पाउडर, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो बेंजिडीन पाउडर के साथ रिएक्ट करता है, और जैसे फिर हम उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, H2O2 हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हमारे पास एक कलर फॉर्म होता है। कलर फॉर्म हो सकता है हमारा ब्लू या फिर ग्रीन कलर हमको दिख सकता है। ब्लू या फिर ग्रीन कलर हमको दिखाई देता है तो हम बोलेंगे उसको कि उसकी यूरिन में आरबीसी आ रही है या फिर उसकी यूरिन में हमारा हीमोग्लोबिन आ रहा है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि आरबीसी आ रही है फिर हीमोग्लोबिन आ रही है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, फिर हीमोग्लोबिन अलग से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यूरिन का, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर से आरबीसी आए फिर हमारा हीमोग्लोबिन आए यूरिन में, दोनों कंडीशन में हमारा बेंजिडीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब हमको ब्लू और ग्रीन कलर का इसमें हमको कलर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ कि हमारा जो यूरिन है उसमें हीमोग्लोबिन है, यूरिन को और हम लोगों ने यहाँ पे क्रोमोजन पार्टिकल जो हमारा बेंजिडीन है उसको दोनों को मिलाया, उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम लोगों ने उसमें डाला H2O2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोगों ने उसमें डाला कुछ ड्रॉप, तो हमको यहाँ पे कलर चेंज देखने के लिए मिला। कलर चेंज कैसे देखने के लिए मिला, ब्लू और ग्रीन कलर देखने के लिए मिला। नेगेटिव रहेगी तो हमारी यूरिन कलर ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर से यूरिन में हमारा हीमोग्लोबिन है या फिर आरबीसी प्रेजेंट है तो हमको ऐसे ब्लू कलर का चेंज दिखाई देने के लिए मिलेगा। किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन यूरिन में आने लगता है, तो 5-6 कंडीशन है। जैसे कि हमारे किडनी में अगर स्टोन होगा जिसके कारण हमारे यहाँ पे आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन आ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, ट्रॉमा होगा, या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा होगा पेशेंट को, या फिर मसल्स इंजरी होंगी पेशेंट्स को। तो इन सब कंडीशंस में हमको यहाँ पे यूरिन में हमको हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी देखने के लिए मिलती हैं। तो हमने कुछ कंडीशन की बात कर ली, प्रोसीजर देख लिया इसका, और प्रिंसिपल भी समझ लिए हम लोगों ने ये कैसे ये सब चीज़ें रिएक्ट करती हैं। तो हमारा हो गया यूरिन में ब्लड आने को लेकर के, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन आने को लेकर के। 5वां जो हमारा टेस्ट है वो है बाइल सॉल्ट टेस्ट। तो बाइल सॉल्ट टेस्ट में क्या होता है कि जब हमारी यूरिन में बाइल सॉल्ट्स अगर इसकी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं,
तो बाइल सॉल्ट्स करते क्या है, यूरिन का जो सरफेस टेंशन है, मतलब कि जो ऊपर जो पृष्ठ तनाव हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं, तो जो सरफेस टेंशन है यूरिन का वो हमारा जो है कम कर देते हैं बाइल सॉल्ट्स, अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे तो हमारे पास एक पाउडर रहता है जिसको हम बोलते हैं सल्फर पाउडर। वो जब सल्फर पाउडर हम लोग यूरिन में डालते हैं तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर से बाइल सॉल्ट्स कम मात्रा में है, ठीक है, नॉर्मली रहते हैं कम मात्रा में रहते हैं, तो अगर बाइल सॉल्ट्स कम मात्रा में है तो सल्फर पाउडर हमारा ऊपर जो है फ्लोट करता रहता है, मतलब तैरता रहता है ऊपर। लेकिन अगर बाइल सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ जाए यूरिन में तो वो हमारा जो सल्फर पाउडर है, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन कम कर दे रहे हैं यूरिन के, तो सरफेस टेंशन कम कर देंगे तो बाइल्स जो हमारा सल्फर पाउडर है वो यूरिन में डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारा इसको हम लोग बोलते हैं हेस सल्फर टेस्ट से हम लोग पता करते हैं बाइल सॉल्ट्स है कि नहीं यूरिन में। ठीक है, और यदि बाइल सॉल्ट्स किसी के यूरिन में होता है तो उसको बाइल सॉल्ट्स क्या है, मतलब बिलिरुबिन का ही एक पार्ट है हमारे बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो अगर से किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, मतलब कि यहाँ पे स्टोन वगैरह हो सकता है उसके गॉल ब्लैडर में या फिर लीवर की किसी डक्ट में, या फिर उसको लीवर डिसीज अगर हो सकती है, लीवर की कोई डिसीज है या फिर लीवर डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लीवर की अगर कोई डिसीज है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं यूरिन में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यूरिन कलर थोड़ा सा डार्क भी हो जाता है इसमें। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले फ्रेश यूरिन लेंगे, उसमें हम लोग बाइल सॉल्ट पाउडर ऐड करेंगे। जैसे बाइल सॉल्ट पाउडर ऐड करेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि अगर बाइल सॉल्ट पाउडर ऊपर फ्लोट कर रहा है हमारा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि टेस्ट जो है नेगेटिव है, नॉर्मल यूरिन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर से बाइल सॉल्ट पाउडर जो हमारा नीचे अगर से सेटल हो जाता है यूरिन में तो हम उसको बोलेंगे कि इसका जो है बाइल सॉल्ट पॉजिटिव है। तो हमने बात कर ली कि बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, यूरिन की सरफेस टेंशन कम करते हैं, और सल्फर पाउडर टेस्ट से हम लोग उसको पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है हेस सल्फर टेस्ट। पाउडर डूब गया सल्फर पाउडर तो टेस्ट पॉजिटिव है, और ऊपर अगर से फ्लोट कर रहा है तो निगेटिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस और लीवर डिसीज में हमारा बाइल सॉल्ट टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है हमारी ये। देन हम लोग देखते हैं कि बाइल पिगमेंट टेस्ट के बारे में। तो बाइल पिगमेंट टेस्ट बिलिरुबिन के ही पार्ट है। बाइल पिगमेंट जो होते हैं अलग अलग टाइप के बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट का पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फाउचेट टेस्ट, है ना। फाउचेट टेस्ट में क्या होता है, फाउचेट रीजेंट रहता है, उस रीजेंट का यूज करके हम पता लगाते हैं कि जो है बिलिरुबिन के पिगमेंट्स यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स यूरिन में मौजूद है कि नहीं है, फिर ज़्यादा मात्रा में है कि नहीं है। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे बाइल पिगमेंट टेस्ट करते हैं। तो अब होता है कि जो हमारा जो बिलिरुबिन होता है वो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसकी बिलिरुबिन की रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो हमारा बिलिरुबिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो बिलुवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बिलुवर्डिन को हम लोग यहाँ पे फाउचेट रीजेंट को हम लोग यहाँ पे डाल करके यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ग्रीन कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्रीन कलर आएगा तो बोलेंगे उसका जो है बाइल पिगमेंट्स उसके यूरिन में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बारे में एक बार शुरू से समझ लेते हैं प्रोसेस। हुआ क्या, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने यूरिन डाली, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें यूरिन डाली। अब यूरिन में हम लोग डालते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड डालने से क्या होता है कि जो हमारे बिलिरुबिन है ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब जो यूरिन के पार्टिकल्स, बिलिरुबिन के जो पार्टिकल्स हमारे बन चुके हैं उसको हम लोग एक फिल्टर पेपर में क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मतलब कि हम लोग एक फिल्टर पेपर लगाएंगे एक कॉन में, और फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, यूरिन को पास कराएंगे। तो जो फिल्टर पेपर है उसमें हमारे क्या रह जाएंगे, बिलिरुबिन के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हमारे रह जाएंगे, और जो बाकी यूरिन जो है बाकी टेस्ट ट्यूब में चली जाएगी। तो जो हमारे फिल्टर पेपर है, पेपर जिसमें कि हमारे क्या है प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, इन प्रेसिपिटेट के ऊपर हम लोग डालेंगे फाउचेट रीजेंट। जो फाउचेट रीजेंट जब इस प्रेसिपिटेट के ऊपर डालते हैं तो जो प्रेसिपिटेट अगर से बिलिरुबिन है, इन बाइल पिगमेंट्स मौजूद हैं, तो वो कलर चेंज करता है। जो हमारा जो हमें पिगमेंट्स हैं हमारे, और वो हमको यहाँ पे ब्लू कलर या फिर ब्लू ग्रीन कलर के हमको यहाँ से पिगमेंट दिखाई देते हैं। तो नेगेटिव रहेगा तो हमारा ऐसा दिखाई देगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। और पॉजिटिव अगर रहेगा बाइल पिगमेंट तो हमको यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर के हमको यहाँ पे स्पॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, बिलिरुबिन ऑक्सीडाइज रीजेंट हमारा फाउचेट रीजेंट है। जब बिलिरुबिन को ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग तो बिलुवर्डिन बनता है, और बिलुवर्डिन हमको यहाँ पे ग्रीन कलर का हमको यहाँ पे दिखाई देता है फिल्टर पेपर में। ठीक है, प्रोसीजर की बात कर ली, प्रिंसिपल हम लोग ने देख लिया। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा तो हमको दिखाई देगा, फिर हेपेटाइटिस जॉन्डिस होगा तो हमको दिखाई देगा। मतलब जैसे कि हमारे जो बाइल सॉल्ट्स के जो हमारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थे लगभग उससे ही हमारे रिलेटेड यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे है उसकी। मतलब कि सेम अगर उन्हीं कंडीशन में भी हमको यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स, ज़्यादातर केस में बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स हमको एक साथ दिखाई देते हैं यूरिन में। ठीक है, कभी कभी सेपरेट सेपरेट भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स हमको एक साथ दिखाई देते हैं यूरिन में। आगे चलते हैं, यूरोबिलिनोजन की बात करते हैं।
तो यूरोबिलिनोजन में क्या होता है, हम लोग इसको इस टेस्ट को यूरोबिलिनोजन जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं येरलिच रीएजेंट टेस्ट। मतलब यहाँ पे येरलिच जो हमारा रीएजेंट है, इस रीएजेंट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे यूरोबिलिनोजन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें फ्रेश यूरिन लेंगे, उसमें येरलिच रीएजेंट को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। येरलिच रीएजेंट जब हम लोग मिक्स करते हैं यूरिन में तो हमको हल्का सा यूरिन का कलर पिंक चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो पिंक है तो मतलब उसकी यूरिन में नॉर्मल मात्रा में यूरोबिलिनोजन मौजूद है। यूरोबिलिनोजन जो है नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में। तो अगर से कलर जो है वो ब्लू से हमारा हल्का सा पिंक हो रहा है तो नॉर्मल मात्रा में यूरोबिलिनोजन मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर से पिंक हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है ज़्यादा थोड़ा सा, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी यूरिन में हाई कंसंट्रेशन में यूरोबिलिनोजन मौजूद है, जो कि हमको बताता है कि इसके में हेपेटिक जॉन्डिस, मतलब कि अगर से लीवर में अगर से कोई प्रॉब्लम आ जा रही है या फिर हेपेटाइटिस वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे हाई यूरोबिलिनोजन देखने के लिए मिलता है। प्रोसीजर समझ लेते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ पे। येरलिच रीजेंट में जो हम लोग रीजेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है पी डाइमिथाइल अमाइनो बेंजेल्डिहाइड, बहुत लंबा नाम है, जबान टेढ़ी हो जाए इसको बोलने में। इसमें क्या होता है, ये हमको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो येरलिच रीजेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल क्या है कि यूरोबिलिनोजन जो है येरलिच रीजेंट के साथ रिएक्ट करके हमारा पिंक कलर सबस्ट्रेट हमारा बनाता है। अगर से यूरोबिलिनोजन मौजूद है यूरिन में तो उसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटिक डिसीज हो सकती है, या फिर अब्सेंट है, मतलब एक भी मात्रा में हमको नहीं दिखाई दे रहा है यूरोबिलिनोजन। मतलब नॉर्मल मात्रा में होना चाहिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है हमको, कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, या फिर उसको अगर से डार्क कलर चेंज हो रहा है तो उसको यूरोबिलिनोजन ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, मतलब उसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस या फिर हेपेटिक डिसीज हो सकती है ना। हम लोग दोनों कंडीशन यहाँ पे यूरोबिलिनोजन में हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएच की। तो यूरिन पीएच जो हमारा होता है नॉर्मली हमारा थोड़ा सा एसिडिक ही होता है, मतलब 4.5 से हमारा 8.0 जो है हमारा नॉर्मल यूरिन पीएच होता है। और हम लोग इसका एवरेज अगर देखें तो 6 जो हमारा होता है वो पीएच नॉर्मल हमारा होता है। पीएच टेस्ट यूरिन में करने के लिए हम लोग यहाँ पे पीएच पेपर का यूज़ करते हैं, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर टाइप का होता है ना। तो मतलब कि जो भी पीएच पेपर हम लोग लैब में यूज़ करते हैं उसमें हम लोग को 2 कलर हम लोग मिलाते हैं। एक हमारा होता है मिथाइल रेड और दूसरा होता है ब्रोमिथाइल ब्लू। तो 2 कलर होता है, मतलब कि अगर से एसिडिक यूरिन होगी तो हमको रेड की तरफ शिफ्ट दिखाई देगा, या फिर हमारी एल्कलाइन यूरिन होगी तो हमको यहाँ पे ब्लू की तरफ हमको शिफ्ट दिखाई देगा। तो अलग अलग कलर कंसंट्रेशन में, मतलब कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर हमारी एल्कलाइन यूरिन है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे अलग अलग कलर इंडिकेशन दिखाई देते हैं। तो हम लोग पीएच पेपर का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि किसी की यूरिन एसिडिक है कि यहाँ पे उसकी यूरिन एल्कलाइन है। तो यूरिन में मौजूद जो H+ आयंस होते हैं उसका कंसंट्रेशन हम लोग पता लगाते हैं इन पीएच पेपर से। तो अगर से कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हमको ये पीएच पेपर में कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा। इससे हम एसिडिक और एल्कलाइन दोनों नेचर यूरिन का पता लगा सकते हैं। हम यहाँ पे इंडिकेशंस रहते हैं कि कितना कलर चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे 5.5 या फिर 8.0 जो इसमें दिया गया है उसके हिसाब से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम पीएच इंडिकेट कर सकते हैं। ज़्यादा एसिडिक हो रही है या फिर ज़्यादा एल्कलाइन हो रही है तो उसकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेश यूरिन लेंगे, उसमें पीएच पेपर को डिप करेंगे और फिर कलर को हम लोग यहाँ पे कलर चार्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर एसिडिक यूरिन आ रही है, मतलब कि 4.5 या फिर उससे कम हमारा यूरिन के पीएच आ रहा है, तो हम बोलते हैं एसिडिक यूरिन है। एसिडिक यूरिन अधिकतर हमारे हाई डाइट प्रोटीन अगर हम लेते हैं या फिर एसिडोसिस हमको हो रहा है तो उन 2 कंडीशन में हमको एसिडिक यूरिन देखने के लिए मिलती है, फिर एल्कलाइन यूरिन देखने के लिए मिल रही है। तो हो सकता है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर वो वेजिटेरियन डाइट कुछ ले रहा हो, बहुत ज़्यादा फल फ्रूट या फिर सब्जियां खा रहा हो। ठीक है, या फिर उसको वोमिटिंग वगैरह हो रही हो जिसके कारण उसकी एल्कलाइन यूरिन उसकी हो जाएगी। तो हमने देखा कि एसिडिक यूरिन कब होती है, हाई प्रोटीन डाइट में या फिर एसिडोसिस में। एल्कलाइन यूरिन कब होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, वेजिटेरियन डाइट ले रहा हो, या फिर उसको वोमिटिंग हो रही हो। तो इस कंडीशन में उसकी यूरिन एसिडिक हो सकती है, एल्कलाइन हो सकती है हमारी। तो हमने देखा पीएच टेस्ट कैसे करते हैं, पीएच पेपर का यूज़ करते हैं, H+ आयन का कंसंट्रेशन देख सकते हैं हम लोग। इसमें एसिडिक यूरिन है कि एल्कलाइन यूरिन है वो हमको यहाँ पीएच पेपर हम लोग जैसे यूरिन में डिप करेंगे तो इसको जो कंपैरेटर बॉक्स जो हमारा है यहाँ पे कलर कंपैरेटर चार्ट जो हमारा, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितनी यूरिन का उसका पीएच है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि पीएच टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। अब हम लोग बाकी जो है बाकी जो टेस्ट है उनको स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है हमारी। तो हम लोग डायरेक्ट बेंच 2 टेस्ट हम लोग एक्चुअली स्किप कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो जो लास्ट जो टेस्ट है बेंच जोन प्रोटीन हमारा टेस्ट है, इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है,
तो बेंच ज़ोन प्रोटीन कब क्या होता है कि मतलब कि अगर से हमारी जो प्लाज्मा सेल्स हैं, हमारी यूरिन में जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स होती हैं, उनकी मात्रा जब हमारे बोन मैरो में बढ़ने लगती है, प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर से प्लाज्मा सेल का कंसंट्रेशन अनकंट्रोल्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बोन मैरो में बनने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएंगे जो कि एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होगा। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे बेंच ज़ोन प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। बेंच ज़ोन प्रोटीन कुछ नहीं होता है, लाइट चेन्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि वो प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, ठीक है। और अगर से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रही हैं तो उसको एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में इस टाइप की हमको प्रोटीन यूरिन में देखने के लिए मिलता है, और प्लाज्मा सेल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अगर से हमारे बोन मैरो में, तो हमको बेंच ज़ोन प्रोटीन यूरिन में देखने के लिए मिलता है। दो कंडीशन, मल्टीपल माइलोमा और हमारा हो गया प्लाज्मा सेल्स का कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाना, तो हमको यहाँ पे बेंच ज़ोन प्रोटीन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पता कैसे लगाते हैं हम लोग, हीट प्रेसिपिटेट टेस्ट से हम लोग यहाँ पता लगा सकते हैं बेंच ज़ोन प्रोटीन है कि नहीं है। बहुत सिंपल टेस्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एक बार समझ लेते हैं तो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग 2 से 3 ml यूरिन लेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। देखो, हम लोग 2 से 3 ml यूरिन यहाँ पे लेंगे, और इसको हम लोग हीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग हीट करना जैसे स्टार्ट करेंगे, तो अगर हमारे यूरिन का टेम्परेचर जब 40 से 60 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, तो इसमें हमको यहाँ पे प्रोटीन दिखाई देने लगेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्लाउडीनेस दिखाई देगी, वाइट कलर दिखाई देगा। तो वाइट कलर हमको दिखाई दे, हम लोग यहाँ के ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे हीट कर रहे हैं ना, नीचे वाले पार्ट को हीट नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे हीट कर रहे हैं। तो जैसे हम हीट करेंगे इस पार्ट को यूरिन के, तो हमको यहाँ पे 40 से 60 डिग्री के बीच में हमको यहाँ पे प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे, मतलब वाइट कलर हमको दिखाई देगा यूरिन में। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग 100 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे, तो जो वाइट कलर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, नीचे वाली यूरिन के जैसे हमको दिखने लगेगा। और जैसे फिर हमको उसको कूल करेंगे धीरे धीरे हम लोग, तो जैसे वो जो टेम्परेचर उसके यूरिन का है 40 से 60 डिग्री पहुंचेगा, तो फिर हमको प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। तो क्या हो रहा है कि गर्म करेंगे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे हमको प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं। ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा, और वापस से जब ठंडा करेंगे तो फिर हमको प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। तो गर्म करना और गर्म करना, फिर वापस से उसको ठंडा करना, इस प्रोसेस से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसकी जो यूरिन में है बेंच ज़ोन प्रोटीन है कि नहीं है। बेंच ज़ोन प्रोटीन लाइट चेंज होती हैं जो कि हमारे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे ही प्रेसिपिटेट बनती है और हमको दिखाई देती है। हाई टेम्परेचर पे घुल जाती हैं और ठंडा करने में वापस से हमको दिखाई देने लगती हैं। ये इस प्रोटीन की, मतलब बाकी जो एल्बुमिन वगैरह आता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें एक बार अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जो बेंच ज़ोन प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे घुल जाता है, और वापस से जब हम लोग 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर लेके आते हैं तो फिर हमको ये दिखाई देने लगता है। तो इस प्रोसेस से हम लोग यहाँ पता लगा लेते हैं कि यूरिन में बेंच ज़ोन प्रोटीन है कि नहीं है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मल्टीपल माइलोमा जैसे मैंने बताया अभी, उस कंडीशन में हम इसको पता लगाते हैं। और फिर प्लाज्मा सेल डाइस्क्रेसिया हमारी जो डाइस्क्रेसिया का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाना इसकी बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स की, जो कि जितनी रहनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो फिर वो एबनॉर्मल तरीके की हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने लगती हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो प्रोटीन्स ही होती हैं एक प्रकार की, है ना। और वो जो प्रोटीन है वो हमारी यूरिन में दिखाई देने लगता है हमको, तो हमारा क्या है, बेंच ज़ोन प्रोटीन पॉजिटिव आता है। बेंच ज़ोन प्रोटीन का मतलब है एबनॉर्मल तरीके का इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्लाज्मा सेल बना रही हैं। तो हमने बात कर ली बेंच ज़ोन प्रोटीन की। तो आज का हमारे यहाँ पे केमिकल एग्जामिनेशन खत्म होता है, और सभी लोग जो नोट्स हैं हमारे पीडीएफ जो है वो इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अभी लाइव क्लास में। ओके।